इस वीडियो में 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का चौथा अध्याय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का तीसरा भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने दो भाग देखा था, जिसमें प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई तथा क्या यूरोपीय संघ सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित होने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। वहीं दूसरे भाग में हमने देखा था कि आसियान की स्थापना कैसे हुई तथा आसियान सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस वीडियो में हम चौथा अध्याय का चीन तथा जापान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चीन के बारे में। चीन जो है 1949 में स्वतंत्र हुआ था। ये इससे पहले कई यूरोपीय कंट्री और साथ ही साथ जापान का भी ये उपनिवेश था। ये सारे यूरोपीय कंट्री और जापान जो है इसको उपनिवेश बना रखे थे, बांट रखे थे। तो 1949 में चीन स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात चीन में साम्यवादी प्रणाली यानी कि सोवियत प्रणाली अपनाई गई थी। सोवियत प्रणाली के बारे में आपने अध्याय 2 में पढ़ा होगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो वही सारी विशेषताएं चीन की भी रही, क्योंकि ये सोवियत प्रणाली अपनाया तो यहाँ पर निजी संपत्ति की समाप्ति की गई, संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बंद बाजार की नीति और साथ ही साथ एक ही राजनीतिक दल का शासन इत्यादि को लागू किया गया। साथ ही साथ घरेलू उपभोक्ता उद्योग का विशेष विकास किया गया तथा सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा प्रदान की गई और उसके साथ तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद चीन का विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कुछ कमियां विद्यमान थी। चीन में जो सबसे पहली कमी ये थी कि वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि था बहुत ही तेजी गति से हो रहा था और साथ ही साथ कृषि की जो उत्पादकता थी वो बहुत ही निम्न थी। तो ये कृषि उत्पादकता जो जितनी हो रही थी वो न तो जनसंख्या की खाद्यापूर्ति कर पा रही थी और न ही उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कर पा रही थी। इसके कारण क्या हो रहा था कि इसका प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ रहा था और औद्योगिक उत्पादन कम होने के कारण विदेशी व्यापार न के बराबर थे। साथ ही साथ यहाँ पर बंद बाजार की नीति भी अपनाई गई थी। तो बंद बाजार की नीति का भी असर था कि विदेशी व्यापार इनके न के बराबर थे और इन सब कारणों से यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी, जिसके कारण कि चीन में विकास दर ढंग से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इन कमियों को ध्यान में रखते हुए चीन में सुधार की नीति अपनाई गई। तो इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या सुधार करना शुरू किया था। तो सबसे पहले देखिए कि 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए और अमेरिका से संबंध बनाकर जो साम्यवादी प्रणाली के अंतर्गत जो राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास कर रखा था वो राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। तो 1972 में इन्होंने पहला कदम बढ़ा दिया अपने अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद की तरफ ले जाने के लिए। उसके बाद आप अगले ही साल 1973 में जो चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एनलाई, ये क्वेश्चन पूछता है आपको बोर्ड के एग्जाम में, जो 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एनलाई जो थे उन्होंने एक घोषणा की। उस घोषणा में उन्होंने कहा कि कृषि, उद्योग, सेना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इन चारों क्षेत्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इस प्रकार उन्होंने आधुनिकीकरण की शुरुआत कर दी। उसके बाद दूसरा जो सुधार होता है वो 1978 में, इस सुधार को बहुत ही व्यापक माना जाता है। 1978 में उन्होंने आर्थिक सुधार तथा खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति का मतलब कहने का ये है कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल दिया। तो ये जो नीति अपनाई गई थी वह तत्कालीन नेता देंग सियाओपेंग के द्वारा अपनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछता है, खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई थी या किस नेता के द्वारा अपनाई गई थी। और यहाँ पर जो घोषणा हुई है आधुनिकीकरण की 4 क्षेत्र में, वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किनके द्वारा ये घोषणा की गई थी और कौन से 4 क्षेत्र थे जिसका आधुनिकीकरण करने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुले द्वार की नीति अपना ली गई है। उसका 1982 में 1982 में कृषि का निजीकरण किया गया। ये भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर में इस बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो 1982 में कृषि का निजीकरण किया गया और 1998 में यानी 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया। तो ये भी क्वेश्चन
बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जब 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया तो उसके साथ ही साथ व्यापार संबंधी अवरोध को भी ख़त्म किया गया। लेकिन व्यापार संबंधी अवरोध को कहाँ ख़त्म किया गया? सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए ही ये व्यापार संबंधी अवरोध को हटाया गया। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेज है इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन या हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो इसको थोड़ा सा 2 लाइन में हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक एरिया है जिसको कि घोषणा किया गया कि इस एरिया में कोई आकर के कोई बाहरी व्यापारी या बाहरी उद्योगपति आकर के अपना उद्योग लगाता है तो उसको व्यापार में छूट दिया जाएगा, टैक्स में छूट दिया जाएगा। और साथ में ये भी निश्चित कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में आप इस वस्तु का व्यापार लगाइएगा, उद्योग लगाइएगा तभी छूट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत में ये कहा गया कि भाई दिल्ली के लाजपत नगर में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का यदि उद्योग लगाते हैं तो आपको व्यापार में छूट दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये एक विशेष क्षेत्र में और विशेष उद्योग में छूट देने के लिए सेज को अपनाया गया था। और इसके कारण चीन जो है वो अपने मनचाहे क्षेत्र में ही निवेश को आमंत्रित किया था। तो इस प्रकार देखते हैं 1998 में उद्योग का निजीकरण हो गया और व्यापार संबंधी अवरोध को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए हटाया गया। उसके बाद आप अगला सुधार देख लीजिए। अगला सुधार है WTO के सदस्य जो बना 2001 में चीन WTO का सदस्य बन गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1972 से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना शुरू करता है चीन, तो 2001 तक आते आते ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लेता है। सुधार का प्रभाव जो है सबसे पहले तो आधुनिकीकरण से क्या हुआ कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से विकास हुआ। अभी देखिए चीन जो है टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये इसका प्रभाव रहा है आधुनिकीकरण का, जिसके कारण कि चीन जो है नए नए तकनीक विकसित करते जा रहा है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे सूचना का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में उनको देखिए तकनीक में वो सबसे आगे रहता है। उसके बाद कृषि की आधुनिकीकरण से क्या हुआ कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि से क्या हुआ कि ग्रामीण उद्योगों का विकास हुआ। और ग्रामीण में जब उद्योग धंधे बढ़े तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रामीण आय में व्यापक वृद्धि होगी। तो इस प्रकार कृषि से भी फायदा हुआ। उसके बाद सेज जो यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाया था उससे क्या हुआ कि विदेशी व्यापारी जो लोग जो थे वहाँ आए और वहाँ अपना निवेश किए, जिससे विदेशी व्यापार में चीन की वृद्धि हुई। और साथ ही साथ FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। और इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार में वृद्धि के कारण चीन के पास जो है विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा। और इस विदेशी मुद्रा का जो भंडार बढ़ा उसके कारण चीन जो है अब क्या कर रहा है कि लैटिन अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के नीचे जितने भी देश हैं वो सारे लैटिन अमेरिका में आते हैं। दक्षिण अमेरिका और साथ में कैरेबियन देश जितने भी है वो सारे लैटिन अमेरिका में आते हैं। तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के देशों में अब चीन जो है निवेश करना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सुधार अपनाया गया था चीन के द्वारा उसका चीन के विकास में काफ़ी योगदान रहा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीन सत्ता के केंद्र के रूप में है या बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चीन की आर्थिक स्थिति, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि चीन जो है धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना करके अपनी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत कर चुका है। इसका GDP का जो विकास दर है वो काफ़ी ऊंचा रह रहा है, 6% से ऊपर ही रह रहा है, कभी 7, 8, 9% तक भी विकास दर इसका रहा है। साथ ही इसका जिससे भी व्यापार चल रहा है, द्विपक्षीय व्यापार हो या बहुपक्षीय व्यापार हो, जहाँ भी इसका व्यापार चल रहा है उस व्यापार का संतुलन चीन के पक्ष में रहता है। यानी कि चीन से निर्यात ज़्यादा होता है और चीन आयात कम करता है, तो व्यापार का संतुलन चीन के पक्ष में ही अक्सर रहता है। साथ ही आप देखेंगे जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में चीन जो है व्यापक निवेश कर रहा है, जिसके कारण कि यहाँ के जो देश हैं वो अब चीन पर धीरे धीरे आर्थिक रूप से निर्भर होते जा रहे हैं। उसके साथ ही आप देखेंगे कि विश्व व्यापार में अब USA, जापान, आसियान, रूस, यूरोपीय संघ, भारत इसके सहित प्रमुख देश जो हैं वो अब चीन के साथ अन्य विवादों को भुला करके अब व्यापार करने पर बल दे रहे हैं। इनके पास चाहे जितना भी आपसी विवाद हो उस विवाद को साइड रख करके अब इसके साथ व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं।
तो इस तरह से आर्थिक रूप से हम देखते हैं कि चीन बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अब राजनीतिक या कूटनीतिक शक्ति के रूप में देखते हैं कि सबसे पहला तो राजनीतिक शक्ति इसका ये है कि चीन जो है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में यानी कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। तो इसका प्रभाव पड़ता ही है। उसके साथ ही रूस का भी चीन को सपोर्ट रहता है, चाहे वो सुरक्षा परिषद में हो चाहे किसी अन्य मुद्दे पर हो, तो रूस भी चीन के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और साथ ही जो चीन जो निवेश कर रहा है विभिन्न महादेशों में, उसके माध्यम से भी चीन का जो राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव जो है उसमें काफ़ी वृद्धि हो रहा है। तो राजनीतिक रूप से भी हम देख रहे हैं कि चीन एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। अब हम सैनिक क्षेत्र में देखते हैं तो सैन्य क्षेत्र में देखिए कि चीन जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश है। साथ ही साथ चीन के पास जो है कई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे कि ये किसी भी महादेश तक सटीक मारक क्षमता रखता है। साथ में इसका रक्षा बजट जो है देश के मामले में दूसरा है यूएसए के बाद। अब एक यूरोपीय संघ है, तो चूंकि वो कई देशों के संगठन है तो उसका वो अलग चीज़ है, लेकिन देश के मामले में ये दूसरा स्थान रखता है। और साथ में सैन्य संख्या में ये प्रथम स्थान रखता है, सबसे ज़्यादा सैनिक चीन में ही है। तो यहाँ पर सैन्य शक्ति में भी हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसमें कुछ कमियाँ भी हैं। चीन में सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर जो आर्थिक विकास का जो नीति बाद में अपनाया गया उसका लाभ जो है सबको बराबर नहीं मिला। यहाँ पर जो असमानता है, असमानता बढ़ने लगी है और जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है, गैप ज़्यादा अब हो रहा है। एक तो कमी ये है। दूसरा कमी ये है कि चीन में अभी भी बेरोजगारी की समस्या काफ़ी है। और तीसरी समस्या जो है कि चीन जो विकास की नीति अपनाया, जो उद्योग धंधे वगैरह लगाए, उसके कारण जो है पर्यावरण समस्या सबसे ज़्यादा उत्पन्न हुआ। अभी भी माना जाता है कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसके उत्सर्जन में चीन जो है प्रथम स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं ये इसका पर्यावरण समस्या के कारण इस पर दबाव पड़ता है। और सबसे बड़ी कमियां जो इसकी है वो ये है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक वातावरण का अभाव है। जैसा कि हम पहले ही जाने कि ये अभी तक राजनीतिक रूप से साम्यवादी प्रणाली को ही अपनाया हुआ है, जहाँ पर कि एक दल का शासन है और एक दल के शासन होने के कारण यहाँ पर लोगों का जो है राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है लोगों को। तो सबसे बड़ी जो कमियाँ हैं वो यहाँ पर यही है कि यहाँ के लोगों को राजनीतिक आकांक्षा की जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीन जो है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सैन्य शक्ति में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ कमियां हैं। यदि इस कमियां को दूर कर लिया जाए तो हो सकता है कि निकट भविष्य में बहुत जल्द ही चीन जो है अमेरिका को पीछे छोड़कर आगे हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि भारत और चीन के बीच कैसा संबंध रहा है। तो भारत और चीन के बीच जो है, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ है और चीन जो है 1949 में आज़ाद हुआ है। तो 1947 और 1949 के पहले दोनों गुलाम था। स्वतंत्रता के बाद से दोनों में संबंध बढ़ना शुरू हुआ और 1947 के बाद से 1950 के बाद से लगभग भारत चीनी भाई भाई का नारा लगा और साथ ही साथ पंचशील समझौता भी भारत और चीन के बीच हुआ। लेकिन ये दोस्ती जो है ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी और चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और साथ में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन जो क्षेत्र था, जिसको भारत कहता था कि ये मेरा क्षेत्र है, उस पर चीन ने दावा किया और इसके कारण दोनों में मतभेद बढ़ा और ये मतभेद इतना बढ़ा कि लास्ट में 1962 में युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में भारत की हार हुई। उसके बाद भारत और चीन के बीच सभी संबंध समाप्त हो गए। फिर यह संबंध की शुरुआत होती है 1976 से होती है, जब राजदूत की नियुक्ति होती है भारत में चीन के द्वारा और चीन में भारत के द्वारा। तो यहाँ से शुरुआत तो होती है, लेकिन मेन शुरुआत जो होती है वो 1988 में राजीव गांधी का चीन दौरा होता है। जब राजीव गांधी 1988 में प्रधानमंत्री होते हैं तो वो चीन का दौरा करते हैं और उच्च स्तर की ये दौरा जो है ये काफ़ी बाद होता है। इससे दोनों के संबंधों में काफ़ी सुधार होता है और ये सुधार धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। अब जो क्या है कि अब चीन और भारत दोनों जो है वो अब वैचारिक जो मुद्दा है उसके स्थान पर और व्यवहारिक मुद्दे पर बल दे रहा है। और व्यवहारिक मुद्दे के कारण अब ये क्या करता है कि जो भी विवाद के क्षेत्र हैं उस विवाद पर तो इनका मानना है कि हम विवाद पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जहाँ पर हम सहयोग कर सकते हैं वहाँ पर हम सहयोग करते रहें। तो आर्थिक संबंध में ये लोग बहुत ही आगे तक सहयोग कर चुके हैं। सैन्य संबंध में देखते हैं कि दोनों देशों के मध्य कई युद्धाभ्यास, सैन्य युद्धाभ्यास होता है।
तो कहीं ना कहीं अब ये दोनों जो है विवाद को त्याग करके और आर्थिक और तथा अन्य क्षेत्र में आगे अपने संबंधों को सुधारने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो ये था चीन। उसके बाद अब हम देखते हैं जापान के बारे में। जापान जो है एशिया का एकमात्र प्रमुख आर्थिक शक्ति है। इसके पीछे ही सब हैं। चीन भी आर्थिक मामले में जापान से पीछे ही है। उसके बाद हम देखेंगे कि जापान जो है एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि G8 का सदस्य है। अब तो ये G7 हो गया है क्योंकि रूस अब इससे अलग हो गया है। तो G7 जो है वो एक विकसित देशों का समूह है। तो इसमें एकमात्र जापान ही है एशिया से जो कि इसका सदस्य बना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन न के बराबर है और साथ में 1945 में जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम से हमला किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उसके बाद भी इन समस्याओं को झेलते हुए भी जापान विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है। इसके साथ ही यूएनओ के बजट में भी जापान का 20% का हिस्सेदारी रहता है। दूसरा स्थान है यूएसए के बाद। सबसे पहला स्थान यूएनओ के बजट में यूएसए का है, दूसरा स्थान जापान का है। सैन्य क्षेत्र में हम देखते हैं कि सैन्य क्षेत्र में ये कुछ विशेष नहीं रखता। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बातचीत पर आधारित है, संबंध को लेके चलता है। ये डराने धमकाने या युद्ध को जो है ये नकारता है। इसके कारण इसका सैन्य क्षेत्र का विकास पर कोई ध्यान नहीं है। इसका बजट का मात्र 1% हिस्सा जो है सैन्य क्षेत्र के विकास पर दिया जाता है और आर्थिक क्षेत्र में ही ये मुख्य रूप से उभर कर सामने आया है। इस अध्याय में इतना ही। अब हम इस अध्याय का प्रश्न उत्तर लेकर अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।